हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडे जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हम पोम एनालिसिस पे बात करने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए। सो मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि एक अनसीन पोम को एनालाइज कैसे करें। सो मैं अंडर ग्रेजुएट टेस्ट की बात कर रही हूँ, ना कि ग्रेजुएट टेस्ट के जो एमफिल के लिए होता है, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होता है उसकी जो डिमांड्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट से थोड़ी कम होती हैं जो एमफिल के लिए होता है। सो हम बात करेंगे कि एक अनसीन पोम को एनालाइज कैसे करते हो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली अगर हम पोइट्री में एनालिसिस की बात करें तो हमने पोम की फॉर्म को देखना होता है, उसके कंटेंट को देखना होता है, उसके स्ट्रक्चर को देखना होता है और उसकी हिस्ट्री को देखना होता है। और ये देखना होता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो पोइट जो है उस बारे में करना चाह रहा है पोम में। आपने बेसिकली एक जो पावरफुल मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम देखेंगे, जिनके थ्रू हम जो पोम है उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे इमिली डिकिंसन की पोम पे जो है बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ। ये बेसिकली एक दफ़ा LCWU के BS इंग्लिश के टेस्ट में आई भी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, आपने जो भी पोम है आपके पास, चाहे वो आपने पहले पढ़ी हुई है, मोस्टली अनसीन पोम्स ही होती हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। आपने देखना है कि अब मोस्टली जो पोम्स हैं उनका टाइटल जो है वो ऊपर हाईलाइट कर देते हैं कि इसका टाइटल क्या है, ताकि बच्चों जो हैं उनको, कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए पोम किस बारे में है। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हाईलाइट नहीं करती ताकि बच्चा खुद से एनालाइज करे, ताकि उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको चेक किया जा सके। सपोज़ कि आपके पास एक पोम है, अगर उसके पास उसका टाइटल नहीं है आपके पास, तो मोस्टली जो पहली लाइन होती है ना पोम्स की, पहली लाइन, वही आप उसको एज अ टाइटल ले सकते हो। मोस्टली जो पोम की फर्स्ट लाइन होती है वो पोम के बारे में बहुत ज़्यादा रिवील करती है कि पोम किस बारे में होने जा रही है। सो आप सबसे पहले अपनी पोम को आराम से पढ़ें, प्रेशर ना लें, क्योंकि जब बच्चे प्रेशर ले जाते हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं माइंड उनको ग्रेस्प नहीं कर पाता और वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल धुंधली हो जाती हैं कि आप जल्दी जल्दी पढ़े तो जा रहे हो लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रही। और एक पोम जो है एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना आराम से पढ़ोगे इतने आराम से वो आपका ब्रेन जो है चीज़ों को एनालाइज करेगा आपके लिए। सबसे पहले आपने जो पोम है उसको केयरफुली पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, बहुत जल्दी नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी करोगे तो ना आप पोम को समझ पाओगे और उल्टा आपका जो है टाइम वेस्ट ही होगा जब आप पोम को समझ ही नहीं पाओगे। फिर आपने उस पोम को खुद से टाइटल देना है। अगर आपको लग रहा है कि पोम शायद टाइम के बारे में है तो आप उसको एक टाइम का टाइटल दे दो अपनी ब्रेन में, या अगर उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसी को टाइटल समझ लो और उसके मुताबिक पोम को थोड़ा सा देखो। हो सकता है जो फर्स्ट लाइन है उसी से आपको सारी पोम की समझ आ जाए। लेकिन इन केस आपको पोम की लाइंस में समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ है, तो आप मोस्टली उन लाइनों को, जो लाइंस हैं उन लाइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जिनका आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है। हो सकता है आपको पहली 3 लाइन पोम की समझ ना आए, दरमियान की 3 आ जाए, या हो सकता है आपको लास्ट की 3 लाइन समझ आ जाए और आप उसी से जो है अपना पोम को एनालाइज अच्छे से कर पाओ। सो आपने फर्स्ट 3 लाइंस, लास्ट 3 लाइंस और दरमियान वाली 3 लाइंस, अगर आपको कोई भी लाइंस अच्छे से समझ आ जाती है तो इट मीन्स कि आप उसी को लेके जो है पोम को आगे लेके चल सकते हो। आपने कहीं भी डर नहीं जाना कि वही पोम ऐसी है या मुझे समझ नहीं आ रही, वर्डिंग बहुत मुश्किल है। आप समझने की कोशिश करो। हो सकता है पहली 3 लाइंस पोम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दें या लास्ट 3 लाइंस कर दें, आप आराम से उसको कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ। सो आपने थिंक अबाउट द पोम्स टाइटल के बाद अगर हम थीम की बात करें तो थीम होता क्या है। मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता होता कि थीम है क्या चीज़। थीम बेसिकली एक मेन आइडिया होता है जो एक पोम में बार बार आ रहा होता है, या आपको लग रहा होता है कि पोम जो है बेसिकली इस आइडिया से लिखी गई है। सपोज करें एक पोम है वो डेथ के बारे में है, उसमें बार बार माउंटफुल चीज़ों का यूज़ हो रहा है या बार बार जो है रिचुअल्स का जिक्र आ रहा है, ऐसे रिचुअल्स जो डेथ सीन पे होता है। तो मोस्टली वो जो सीनरी आपके जो इमेज है आपकी पोम बना रही है बार बार, वो हमारे पास मेन थीम होता है। कुछ पोम्स ऐसी भी होती है जो बार बार एक स्ट्रगल, मेहनत, इस तरह के थीम्स बना रही होती हैं, तो बस मोस्टली उनका थीम मतलब हम हार्डवर्क कह सकते हैं, स्ट्रगल्स कह सकते हैं, इन चीज़ों को कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने बेसिकली थीम में करना क्या होता है, हम थीम से इन सारी चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ पोम है क्या। पोइट जो है अपनी इस कॉम्प्लेक्स से सिंपल पोम से बात क्या करना चाह रहे हैं, कन्वे क्या करना चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, वो हमारे पास मीनिंग है पोम का।
जो हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट चीज़ों से। सो हम इसमें मोस्टली जो चीज़ें हम देखते हैं, हम प्रॉपर नाउन्स ढूंढ सकते हैं अपने पोम में। हो सकता है कि जो प्रॉपर नाउन हो उसी पर ही वो पोम लिखी गई। हो सकता है कि डेथ के बारे में पोम है तो डेथ प्रॉपर नाउन की सूरत में लिख दिया जाए कि भाई डेथ है। सिंबल्स हैं तो उसमें डेथ टाइप सिंबल्स बने हुए हैं। आप सपोज करें उसमें ग्रेव यार्ड का जिक्र है या उसमें ऐसे रिचुअल्स का जिक्र है जो डेथ सीन पे होते हैं, और इस तरह की जो इमेजेस हैं वो क्रिएट होंगी आपके लिए। फिर बात करते हैं लुक एट द रिदम्स। बाज़ दफ़ा जो रिदम्स हैं वो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड वहाँ हो जाते हैं। स्ट्रेस्ड बेसिकली अगर हम बात करें रिदम्स की तो मोस्टली जो रिदम्स होते हैं या तो अनस्ट्रेस्ड होता है या स्ट्रेस्ड होता है। बाज़ दफ़ा पोम में स्ट्रेस्ड रिदम वहाँ होता है जहाँ थिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस हो, यानी जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की जाए वो चीज़ स्ट्रेस्ड उसमें रख दी जाती है रिदम में। तो आप अपनी पोम को रिदम के साथ रीड करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको थीम की समझ नहीं आ रही, इंपॉर्टेंट मेन आइडिया की समझ नहीं आ रही, जब आप उसको रिदम्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए कि जो स्ट्रेस है पोम का वो किस वर्ड पे है। तो जो मेन आइडिया है आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें पोम को एनालाइज करने के लिए। ओके, लुक एट द टेक्निक्स यूज्ड। तो बेसिकली हम जब पोम को एनालाइज करते हैं हम उसमें थीम लिखते हैं, उसका एनालिसिस लिखते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। उसमें स्ट्रक्चर में हम उसके टेक्निक्स भी लिखते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी है। बेसिकली ये जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं ये पोम को खूबसूरत बनाने के लिए जो पोइट है यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस आ जाती है। आपको पर्सोनिफिकेशन का यकीनन पता होगा, सिमिली का पता होगा, मेटाफर का पता होगा, हाइपरबोली का पता होगा। यही लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनको आप हाईलाइट करके लिख भी सकते हैं कि भाई इस पोम में ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। फिर टाइप ऑफ पोइम, अगर आपको ज़्यादा टाइप्स का नहीं पता लेकिन अगर आपको कुछ भी टाइप्स का पता है तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें। अगर आप पोम को देख के आइडिया लगा लेते हो कि ये लिरिकल पोम है या पेस्टोरल पोम है या नैरेटिव पोम है या एलिजी है। एलिजी मोस्टली डेथ के लिए लिखी जाती हैं और इन सब पे मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ जो चैनल पे मौजूद है, जिसमें पोम और इन चीज़ों का जिक्र है। आप वो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हमने पोम को एनालाइज करने के लिए क्या स्टेप यूज़ करना है। आप ख़ुद से पूछें, अगर आपने पोम पढ़ लिया है कि जो पोम में क्या उसका नरेटर है या वो खुद नरेट कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन पोम को नरेट कर रहा है। पोम का टोन क्या है। बाज़ दफ़ा जो टोन होता है मोस्टली जो होता है मोस्टली जैसे अगर कोई एलर्जी मोस्टली डेथ की सूरत में लिखी जाती है ये वाली पोम की टाइप, तो उसमें जो टोन होगा मोस्टली सैड होगा। तो टोन कैसी है पोम की, सैड है, एंथुसियास्टिक है या हैप्पी टोन है, किस तरह की टोन है। आपको जो पोम का नरेटर है उसका मूड कैसा लग रहा है, उसका मूड और टोन में एक ही बात आ जाती है, सैड है, हैप्पी है, एंथुसियास्टिक है या कंफ्यूज्ड है। अच्छा, अगर पोम का टाइटल नहीं है, कैन आई गिव अ टाइटल टू अ पोम। जस्ट सपोज इट कि एक जो पोम है वो टाइम के बारे में है, उसमें बार बार टाइम का जिक्र आ रहा है, तो आप उसको एक टाइटल खुद भी दे सकते हो। अगर उसका टाइटल नहीं है कि टाइटल टाइम है, आपने ब्रेन में टाइटल दे दिया और फिर आपको लगा कि इसका जो मेन थीम यानी कि जो बार बार आइडिया हमें आ रहा है वो टाइम ही है, तो आप खुद से टाइटल दे सकते हो पोम को कि चलो भाई इसका ये पोम जो है ये टाइम के बारे में है। सो ये चीज़ें थी कुछ सिंपल चीज़ें जो हम एक पोम को जब आप रीड कर रहे होंगे तो आपने उस पोम में से ये चीज़ें निकालनी है। आपने थीम निकालना है, आपने उसका मेन आइडिया निकालना है, आपने ये चेक करना है कि पोम का स्ट्रेस कहाँ है, उसमें जो मेन आइडिया है बेसिकली बार बार मेन आइडिया आपने निकालना है। क्योंकि जहाँ से आपने मेन आइडिया निकाल लिया फिर आप उस चीज़ को एनालाइज करके जो है अपना पोम एनालिसिस लिखना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप उसमें से टेक्निक्स को देख लो कि टेक्निक्स कौन सी है, टाइप ऑफ पोम कौन सी है और आपका नरेटर का मूड कैसा है। फिर आप इस चीज़ को लिखोगे कैसे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि हमने उस एनालिसिस को लिखना कैसे है। हाउ टू राइट एनालिसिस ऑफ पोम। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आप ऐड पोम्स टाइटल एंड पॉइंट, आप पोम का टाइटल लिखोगे अगर गिवन है, अगर नहीं है गिवन फिर आपने अपने खुद से सजेस्टेड टाइटल बिल्कुल नहीं लिखना। अगर गिवन है प्रॉपर टाइटल आपने वही लिखना है, और अगर पोइट का भी उन्होंने बताया हुआ है तो आप लिखने, जैसे आप लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिखते हो तो आप रेफरेंस लिख सकते हो स्टार्ट में, लेकिन आपने हेडिंग्स नहीं देनी। जो हेडिंग्स हैं वो अच्छा रोल प्ले नहीं करती। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो आपको स्पेशल मना किया जाता है कि आपने हेडिंग्स नहीं देनी, आपने पैराग्राफ की सूरत में ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। अगर आपके पास पोम का टाइटल है और पोइट है तो आप उसको लिख दो, अगर नहीं है तो आप सिंपली ये बताओ कि जो पोम है वो किस बारे में आपको फील हो रही है। जैसे एक पोम आपने पढ़ी है
टाइम के बारे में, तो आप इंट्रोडक्शन में टाइम के बारे में लिखोगे थोड़ा सा कि दिस पोम सीम्स टू बी अबाउट टाइम, और थोड़ा सा आप उसको डिफाइन करोगे कि किस तरह, क्यों आपको लग रहा है कि ये टाइम के बारे में है। बेसिकली एनालाइज में आप क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हो। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आपने ऑब्जर्व किया और अब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो कि पोइट ने ये चीज़ किस वजह से कही हुई है, या क्या हो सकता है कि जो उसने ये बातें की हुई हैं वो रियल लाइफ में एनालॉजीज़ कैसे बना रही हैं। फिर उसके बारे में, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपने रिफ़र आल पोइम कंसेप्ट, आपने सारे कंसेप्ट जो आपको पोम में नज़र आ रहे हैं आपने उनको अपनी वर्डिंग में लिखना स्टार्ट कर देना। एक बात याद रखनी है, आपने ये नहीं कहना आई थिंक सो, नो, आपने स्पीकर ऑफ द पोम लिखना है। आपने स्पीकर ऑफ द पोम लिखना है या आपने पोइट लिखना है। आपने उसके रेफरेंस से बात करनी है, आपने अपने रेफरेंस से बात नहीं करनी। आगे मैं एग्जांपल मैंने डाली हुई है, उसमें मैं आपको ये बातें अच्छे से समझा दूँगी। उसके बाद अगर आपको कोटेशंस आती हैं, अगर लेट्स सपोज टाइम के बारे में एक पोम आ गई है आपको, अगर आपको टाइम के लिहाज से अच्छी अच्छी कोटेशंस कोर्स याद हैं तो आप वो ज़रूर लिखें, सेंट्रलाइज्ड करके उनको एक लाइन ऊपर से छोड़ दें, एक लाइन नीचे से छोड़ दें, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो प्रोमिनेंट रहें। आप पोइट के मूड के बारे में भी ज़रूर लिखें। फिर आप ऑडियंस, अच्छा ऑडियंस में क्या है, ऑडियंस ये है कि अगर बाज़ दफ़ा लव पोइट्री भी होती है। अब लव पोइट्री में क्या होगा कि जो पोइट है वो अपनी बिलीवर्ड से मुखातिब है। लाइक यू राइट के जो पोइट इज़ टॉकिंग टू हिज बिलीवर्ड, तो आप ये भी चीज़ लिख सकते हो कि अगर वो लव पोइट्री है कि वो अपनी बिलीवर्ड से मुखातिब है, उसको एड्रेस कर रहा है, या वो सिंपल एक ऑडियंस के लिए ये पोम लिखी गई है। आप इस चीज़ को भी अपने एनालिसिस में लिख सकते हो। रिफर ऑल द इमेजरीज विच सपोर्ट द थीम ऑफ पोम। आप मोस्टली थीम जो होता है वो रिकरिंग आइडिया होता है, बेसिकली मेन आइडिया होता है। अगर हम टाइम की पोम के रिलेटेड बात करें तो वो टाइम होगी थीम उसकी। तो आप जो जो चीज़ें पोम में टाइम की तरफ इशारा कर रही हैं, आप उन चीज़ों को लिखोगे जो इमेजरीज बना रही हैं कि भाई ये पोम में इमेजरी है कि बार बार ये टाइम को ही रिफ़र कर रहा है। पोइटिक टेक्निक्स में हमारे पास वही लिटरेरी डिवाइसेज आ जाएंगे, हमारे पास सिमिली आ जाएगा, मेटाफर आ जाएगा, हाइपरबोली आ जाएगी। जितनी भी टेक्निक्स हैं जो जो आपको मिलती हैं, जिनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपने उनको हाईलाइटेड करके लिखना है। हाईलाइटेड कैसे करके लिखना है, आप उनको मार्कर से लिखें या आप उनको ब्लैक पॉइंटर से लिखें। और जो जो वर्ड्स आपको लग रहे हों कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है, उनको आप जो हैं अपनी मार्कर से लिखें ताकि वो प्रोमिनेंट रहें कि भाई आपको इस चीज़ का पता है। ओके, ये तो हमारी बात हो गई हाउ टू राइट एनालिसिस ऑफ पोम। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि भाई लिखना कैसे है। सपोज करें कि आपके पास एक चीज़ आ चुकी है, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ। ये बेसिकली टाइटल है पोम का, जो कि अब आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ही है पोम की, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, और बाय एमिली डिकिंसन। सो अगर आप इस पोम को पढ़ लेते हैं सबको, तो आपको एक आइडिया होगा कि इसमें जो डेथ की बात है वो बार बार की जा रही है। बेसिकली जो पोइटस है हमारी एमिली डिकिंसन, वो डेथ के साथ सफ़र कर रही है। तो फिर जब आप इस सब को पढ़ लेते हो, आपको इसमें जो थीम नज़र आते हैं वो डेथ का नज़र आता है, इमोर्टैलिटी का नज़र आता है। इमोर्टैलिटी यही होती है कि जो एक चीज़ दुनिया में आती है वो मर जाती है, तो इमोर्टैलिटी भी वो डेथ रिलेटेड थीम है। तो बेसिकली इस सेटिंग सन, ये देखें आप, इसमें मूड भी आपको पता चल सकता है वर्ड्स को देखते हुए कि भाई ये कैसे, इसका जो मूड है वो काइंड ऑफ सैड है, पेसिमिस्टिक है, कोई बहुत पावरफुल या होप टाइप मूड नहीं है एमिली डिकिंसन का। आप पढ़ेंगे पोम को, जितनी आप पोम्स पढ़ के जाएंगे उतना आपको आइडिया होता जाएगा कि इनमें से मूड कैसे पता चलता है, स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, और इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब आगे एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं ये मैंने समझाने के लिए दी हुई हैं। ये आपने हेडिंग्स नहीं, आपने पैराग्राफ्स की सूरत में लिखना है। ओके, अब एनालिसिस करना कैसे है। सबसे पहले जैसे हमारे पास पीछे टाइटल भी है, ऑथर भी है, तो हम उनके बारे में लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास ना टाइटल है, ना आपको उस जो स्पीकर ऑफ द पोम यानी जो पोइट या पोइटस है उसका नहीं पता, तो आप ये वाली जो लाइन्स हैं नहीं लिखेंगे। आप सिंपली उस पोम का इंट्रोडक्शन देंगे उसके मुताबिक जो आपको लग रहा है कि पोम इस बारे में है। सो सिंपली यहाँ देखिए, द टाइटल ऑफ द पोम इज़ बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ एंड द ऑथर इज़ एमिली डिकिंसन। ये सिंपल मैंने बात कर दी है। द पोम अपीयर्स टू बी अबाउट अ जर्नी विद डेथ एज अ कंपेनियन। इट सेम्स टू एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ मोर्टेलिटी, जिसकी हम बात कर रहे थे, एंड द वे डेथ इज़ पर्सोनिफाइड। इसमें ये पर्सोनिफाइड, बेसिकली जो डेथ है वो पर्सोनिफाइड की गई है कि जो एमिली डिकिंसन है, मतलब जो हमारी पोइटस हैं, वो उसके साथ सफ़र कर रही हैं। वो एक काइंड ऑफ जैसे बग्गी में बैठी हुई है, डेथ उसको लेके जा रही है, इस तरह की ये पोम लिखी गई है। सो अगर दोबारा सुन लें, अगर आपके पास टाइटल और ऑथर नहीं है तो आप ये वाली लाइंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें श्योर नहीं होता कौन हो सकता है। फिर आप सिंपली पोम का बताएंगे कि पोम इस बारे में लग रही है।
फिर स्ट्रक्चर पे हम आ जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें करनी आती हैं, लाइक आपको मीटर्स निकालने आते हैं, तो आप ज़रूर लिखें पोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो पोम है वो 6 क्वाट्रेंस हैं, उसमें जो 4 स्टांजाज पे, जो 4 लाइन स्टांजाज पे कंसिस्ट कर रही है। बेसिकली इसके जो हमारे पास राइम स्कीम है वो ABCB है। और ये आयम्बिक टेट्रामीटर, जो इसका वर्स स्ट्रक्चर है वो आयम्बिक टेट्रामीटर या आयम्बिक ट्राईमीटर है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं निकालनी आती तो आप ये ना लिखें, आप सिंपली ये चीज़ें लिखते हैं कि पोम है किस बारे में। फिर आप नैरेटिव पे आ जाएं कि नैरेटिव वॉइस, यानी कि आपको क्या लग रहा है कि इस पोम को सुना कौन रहा है। द पोइम इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में उसने लिखी है कि वो खुद जो है वो नरेटर है। जो पोइट है वो हर सेल्फ या हिम सेल्फ नरेटर है, विद द स्पीकर रिकाउंटिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग टेकन बाय डेथ। दिस पर्सनल पर्सपेक्टिव अलाउज रीडर टू कनेक्ट विद द स्पीकर्स थॉट्स एंड इमोशंस। बेसिकली आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि नैरेटिव वॉइस उसने अपनी यूज़ किया, तो वो अपने बारे में ही बता रही है कि मैं क्या, यानी कि इधर आप ये बताएंगे कि नैरेटिव है कैसे। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई मीन फर्स्ट पर्सन है, आप उसको लिख दो, लेकिन आपने हेडिंग नहीं देनी। फिर आप थीम पे आ जाते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो थीम उसमें डेथ है, इनएविटेबल डेथ है, इमोर्टैलिटी है, मोर्टैलिटी है, यही चीज़ों का जिक्र है। तो आप उसको बहुत लॉजिकल वे से, ऑब्जर्वेशनल वे से, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी करके लिख सकते हो, लेकिन या 3-4 पैराग्राफ्स जो हैं वो थीम्स के बना सकते हो। और आपने ये ज़रूर लिखना है कि ये थीम जो है उसको पोम आपकी प्रमोट कैसे करिए। इसके बाद आप इमेजरी में आ जाते हो। इमेजरी में जितनी भी इमेजेस डेथ की बनती हैं आप सारा वो लिखोगे उसमें, जैसे कैरियज विद द डेथ, द पासिंग सीन्स एंड द फाइनल डेस्टिनेशन द ग्रेव। ये वही इमेजेस हैं जो बार बार डेथ के थीम को प्रमोट कर रही है। फिर आप टोन एंड मूड को लिखोगे, कॉन्टेम्पलेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, सैड है, कन्फ्यूज्ड है, ये सारा आप उसके मूड को डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली होपफुल नहीं है वो ना, बेसिकली वो सैड है, आप सैड भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिव, कॉन्टेम्पलेटिव, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो जो आपके सेंस में जो बात बन रही हो कि शायद वो कन्फ्यूज्ड है डेथ को लेके, या वो सिर्फ सोच रही है, तो कॉन्टेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप पोएटिक डिवाइसेस को लिखोगे। सो बेसिकली इसमें से मैंने पर्सोनिफिकेशन एक्सट्रैक्ट की, एलिट्रेशन एक्सट्रैक्ट की और मेटाफर एक्सट्रैक्ट की। जितनी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उन सबको अच्छे से लिखो। इसके बाद सिंबलिज्म आ जाता है। सिंबलिज्म भी बेसिकली पोएटिक डिवाइसेस में ही इंक्लूड है। इसके बाद आपने कंक्लूजन का हेडिंग नहीं देना, लेकिन लास्ट में आपने शॉर्ट समराइज़ कर देना है जो आपने सारा एनालिसिस किया है। उसमें आपने फिर मतलब वो चीज़ें शॉर्ट करके लिख देनी है। यहाँ कोई आपने न्यू मटेरियल नहीं लिखना। बेसिकली जो आपने सारा एक्सप्लेन किया है अपने 2-3 पेजेस में एनालिसिस को, उसको ही शॉर्ट करके दोबारा लिख देना है। लाइक इधर मैंने लिखा हुआ है, इन बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन ऑफर्स अ थॉट प्रोवोकिंग मेडिटेशन ऑन मोर्टैलिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम। यही कि वो पैसेज ऑफ टाइम और डेथ के बारे में जो है वो हाईलाइट करिए या सारी पोम, और उसको जिस तरह मैंने एनालाइज किया लाइफ जर्नी से, वो दोबारा एक दफ़ा फिर से बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर आप, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे करते हैं कि भाई कितने पेजेस का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पेजेस का हो, ऐसे हो या पोम हो, एटलीस्ट 3 पेजेस का एनालिसिस और ऐसे राइटिंग जो है वो होना ही चाहिए। 3 मीन सिंगल नहीं, वो मतलब अगर आपके पास फुल शीट 4 पेजेस की है तो एटलीस्ट उसके 3 पेजेस ज़रूर आपने फिल किए हों। लेकिन यही नहीं कि आप सिर्फ फिल कर रहे हैं और लिखे कुछ भी जा रहे हैं। कंटेंट के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है सारी, खाली क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी भी हो चीज़ों में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।